गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन क्लास 3 आप लोगों की यहां पर होने वाली है। ठीक है, तो क्लास नंबर 3 पे हम लोग आ चुके हैं। इसके कॉन्सेप्ट को वन बाय वन डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, हमने डायरेक्शंस को समझा, मुख्य डायरेक्शन हमारे पास हो गई, कार्डिनल डायरेक्शंस हो गई। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पर एक टाइप हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जब केवल शुरुआती दिशा या अंतिम दिशा जिसमें व्यक्ति चल रहा है वो दिशा ज्ञात करनी हो, वो टाइप हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर रेस्पेक्टिव डायरेक्शंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि सापेक्ष दिशा। रेस्पेक्टिव डायरेक्शन होती है सापेक्ष दिशा, यानी कि शुरुआती बिंदु के सापेक्ष में अंतिम बिंदु या अंतिम बिंदु के सापेक्ष में शुरुआती बिंदु आप लोगों से पूछा गया हो। ठीक है, तो ये हम लोग आज देखने वाले हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए यहां हमारे पास में देखिए एक प्रश्न है, एक पक्षी अपने घोंसले से 25 मीटर उत्तर पूर्व की ओर उड़ गया, फिर यह दाहिनी ओर मुड़ा और 7 मीटर उड़ गया, फिर यह दाहिनी ओर मुड़ा और 75 मीटर उड़ गया। पक्षी अब अपने घोंसले से किस दिशा में है, ये आप लोगों से पूछा है। ठीक है, तो यहां जब सापेक्ष दिशा पूछी हो, यानी कि घोंसले से किस दिशा में है ये पूछ रखा है, तो ये हमारे पास में सापेक्ष दिशा हो गई। अब हमसे ये नहीं पूछा गया कि अंत में कौन सी दिशा में उड़ रहा है, क्योंकि अंत में कौन सी दिशा में उड़ रहा है ये पूछा जाता तो हमें उसके लिए डायग्राम की आवश्यकता नहीं होती। यहां सापेक्ष दिशा पूछी है कि घोंसले से किस दिशा में है, तो इन सवालों के अंदर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अपने घोंसले से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, तो अगर हम पक्षी जो है उसका घोंसला ले लेते हैं इस बिंदु पर, घोंसला अगर इस बिंदु पे है, ठीक है, और यहां से उत्तर पूरब होगा, उत्तर ऊपर है, पूरब इधर है, उत्तर पूरब इनके बीचों बीच में हमारे पास में 25 मीटर यहां पर हो गया। फिर यह दाहिनी ओर मुड़ा, अब राइट में मोड़ना है, तो राइट का मतलब है कि घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मोड़ना है आपको। ठीक है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री मोड़ना है, तो ये जा रहा था इस दिशा में, लेकिन इसको अगर हम घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मोड़ेंगे तो ये हमारे पास 90 डिग्री यहाँ पे मुड़ गया। राइट टर्न इसको हम लोग कहेंगे, दाईं तरफ मुड़ा और 7 मीटर उड़ गया। कितने मीटर गया है इस बार? केवल 7 मीटर यहां पर गया है। ठीक है, तो 7 मीटर यहां पर हो गया। अब आप देखो 7 मीटर उड़ गया, फिर यह दाहिनी ओर मुड़ा, इसके बाद फिर से राइट साइड में यह जाता है। ठीक है, राइट में फिर से मुड़ेगा तो इस बार राइट हो जाएगा इस दिशा की ओर, इस दिशा की ओर राइट हमारे पास में होगा। और कितना जाता है? 75 मीटर जाता है। कितना जाता है? 75 मीटर जाता है। 25 का भी 3 गुना जाएगा, तो ये हमारे पास में इस तरीके से यहां पर हो गया 75 मीटर यहां पर चला गया। हमसे पूछा कि पक्षी अब अपने घोंसले से किस दिशा में है, घोंसले से सापेक्ष दिशा बतानी है। कहां से? घोंसले से सापेक्ष दिशा बतानी है। तो आपने कहा कि सर हमारे पास घोंसला है इस जगह पे, और अगर देखा जाए तो घोंसले से दिशाएं हमारे पास में कुछ इस तरीके से होंगी। ठीक है, नॉर्थ होगा सर हमारे पास में ऊपर। और बहुत जबरदस्त सवाल है ये, क्योंकि आपकी नॉलेज चेक करता है एक तरीके से कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे उत्तर, और ये हमारे पास में दक्षिण है। ठीक है, ये पश्चिम है इस तरफ, और ये पूरब है। अब यहां ये नॉलेज चेक करता है कि अंत में ये कहां पहुंचा, क्या ये लाइन यहीं तक रहेगी, या ये लाइन यहां जाएगी, या इसको पार करके इस तरफ पहुंच जाएगी, क्योंकि लाइन फाइनली कहां पहुंचने वाली है, ये फैक्टर जो है आपका यहां पर जानना जरूरी है। अब देखो यहां अगर देखा जाए तो किस तरीके से आप अनुमान लगाएंगे कि लाइन कहां पहुंची। 75 मीटर हमने इतना लंबा लिया है यहां पे, क्यों? क्योंकि 25 यहां पे था। तो वास्तव में अगर हमें जानना हो कि सर ये वाली दूरी कितनी है, ठीक है, और इस 75 को बदल के आप आंसर को भी बदल सकते हो यहां पे, तो ध्यान से समझिएगा। अभी तो आपको दिख गया कि सर ये घोंसला अगर है हमारे पास में, तो इससे दक्षिण पश्चिम की दिशा में है, साउथ ईस्ट के अंदर है, साउथ वेस्ट के अंदर है, दक्षिण पश्चिम हमारे पास में है, यानी कि बी जो है करेक्ट आंसर है। यह आपको क्लियरली दिख रहा है। लेकिन अगर इस 75 को बदल दिया जाए,
ठीक है। अगर इस 75 के स्थान पे 75 के स्थान पे एक दूसरा सवाल मैं बना दूं कि 75 ना होकर के और इसके स्थान पे 25 है, या 75 के स्थान पे 7 है या 5 है या 1 है, तो आप एक चीज समझो यहां पे ध्यान से, ये वाला कोण तो 90 डिग्री था, यहां भी राइट घूमा है तो ये हमारे पास 90 डिग्री है। तो आप देखो अगर एक समांतर रेखा इस तरीके से मैं बना दूं तो 25 के सामने वाली दूरी भी कितनी होगी, 25 हमारे पास में होगी। कितनी हो जाएगी, 25 के सामने 25 ही डिस्टेंस होगी, और यहाँ 25 से थोड़ा सा ये हमारे पास में ज्यादा यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ये हमारे पास में डिस्टेंस यहाँ पर होगी इस बिंदु तक। ठीक है, तो पूरा गेम यहाँ पे डिस्टेंस का है। हम देख सकते हैं दूरी कहां पर पहुंचा है, इस जगह पहुंचा है, तो ये कौन सा है, साउथ वेस्ट। अगर ये दूरी केवल यहां तक पहुंच रही होती तो हम कहते कि सर ये दक्षिण और पूर्व के बीच में होता, यहाँ पे ही लाइन पे होता, तो इस जगह कहीं लाइन पे होता तो हम कहते नॉर्थ और पूर्व के अंदर ये हमारे पास में, लेकिन 75 यहाँ पे पार कर चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला देखिए, स्वप्निल प्रतिदिन पार्क में घूमने जाता है। एक समय उसने अपने घर से चलना शुरू किया और उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 60 किलोमीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा, 40 किलोमीटर चला, अंत में वह बाईं ओर मुड़ा और 30 किलोमीटर चला। अब वह अपने घर से किस दिशा में, घर से दिशा चाहिए, ध्यान से देखो, घर से किस दिशा में, यानी कि फिर से इस बार आप लोगों से सापेक्ष दिशा पूछी है। कौन सी दिशा पूछी है, सापेक्ष दिशा पूछी है आप लोगों से, और अगर सापेक्ष दिशा पूछी है तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहां प्रतिदिन पार्क में घूमने जाता है, एक सुबह उसने अपने घर से चलना शुरू किया और उत्तर की ओर 40 किलोमीटर। सबसे पहले ये नॉर्थ डायरेक्शन में 40 चला है हमारे पास में, तो हमने कहा कि स्वप्निल का घर है यहाँ पे और यहां से 40 ये हमारे पास में चल गया, यानी कि 40 किलोमीटर की डिस्टेंस हमारे पास हो गई। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 60 चला, राइट साइड में मुड़ता है और 60 चलता है। कितना मुड़ता है, 60। अभी राइट में चला है तो यहां से घड़ी की दिशा की तरफ आपने चला लिया, राइट टर्न ये हमारे पास में हो गया 60। फिर वह दाएं मुड़ा और 40 चला, वापस से राइट मुड़ता है, राइट का मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ गया, यानी कि यहां नीचे की तरफ हमारे पास कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। ध्यान से देखो, 40 के सामने 40 इसने बनाया है, और सारे कोण जो मुड़ने के हैं वो राइट या लेफ्ट हैं, यानी कि हमारे पास 90 डिग्री के ये सारे के सारे कोण हैं, अगर कोणों में समझो। ठीक है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ा, अंत में फिर वह दाईं ओर मुड़ा, 60 चल गया, 60 के बाद में दाएं मुड़ा, 40 चल गया, अब अंत में बाईं ओर मुड़ता है। तो यहां से बायां मुड़ना है, तो बायां यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा, बायां यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा, तो ये हमारे पास में बायां मुड़ेगा और 30 चलेगा। कितना चल गया, 30 हमारे पास में चला। अब वह अपने घर से किस दिशा में, घर से दिशा पूछी है। ठीक है, तो यहां पहुंचा है और इसका घर था जिससे इसने चलना शुरू किया था, ये हमारे पास में इसका घर है, शुरुआती बिंदु है। ध्यान से देखो, यहां एक हमारे पास में रेक्टेंगल बना है, जिसको आप समझो, ये जो हमारे पास में लाइन है ये एक सीधी रेखा है। क्यों है सीधी रेखा, ध्यान से देखो, सारे कोण 90 डिग्री के हैं, 40 के सामने 40 है, तो 40 के सामने 40 है, 60 के सामने ये वाली दूरी 60 हमारे पास में होगी, एक तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, और इधर 30 है, तो कुल मिला के अगर हमें यहां पर दिशा बतानी है तो दिशा तो इस बिंदु से घर से बतानी है, और ये वाली दिशा होती है हमारे पास में ईस्ट, NEWS, ईस्ट डायरेक्शन में है, यानी कि पूर्व दिशा में ये बिंदु है हमारे पास में। कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। इवन आप ये देख सकते थे दूरी कितनी है, ये वाली 60 है, ये 30 है, तो पूरी दूरी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये 90 हमारे पास में होगी। तो इसके साथ में हम दूरी भी बता सकते हैं, बट अभी हम देख रहे हैं सापेक्ष दिशा। तो सापेक्ष दिशा हमेशा एक बिंदु के रेस्पेक्ट में देखी जाती है। ठीक है, और जब सापेक्ष दिशा ये पूछेगा, ठीक है, तो आपको डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ेगा। आगे अगला देखेंगे, सापेक्ष दिशा को आपने समझा, जब भी सापेक्ष दिशा पूछेगा डायग्राम आपको चाहिए। कंपैरिजन ऑफ प्लेसेस पर्संस बेस्ड ऑन डायरेक्शन, तुलना करना लोगों की उनकी डायरेक्शन के आधार पे। जैसे आप देखो, कंपैरिजन का टाइप डायरेक्शन में एक हमेशा से महत्वपूर्ण टाइप रहा है। ठीक है, तुलनात्मक रूप से आपको घरों की स्थिति, लोगों की स्थिति, ठीक है,
स्थानों की स्थिति दे दी जाएगी और वो आपको अरेंज करनी है और उसके आधार पर आंसर देना है। ठीक है, देखो कैसे ये सवाल होते हैं और इनमें क्या चैलेंज आपके सामने रखा जाता है एग्जाम में। देखिए, शहर ए शहर बी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, अब ए जो है बी के उत्तर में, तो बी जहां भी होगा वहां से नॉर्थ दिशा में ए को रखना है। देखिए, अगर हमारे पास में बी जो है वो यहां बिंदु पे है, एक बिंदु पे, तो बी के उत्तर में यानी कि ऊपर की ओर हमारे पास में कौन है, ए। अब देखो यहां इसने ये नहीं बताया कि नॉर्थ में कितना दूर है, दूरी नहीं दी इसने, केवल तुलना करवा रहा है आप लोगों से। तो आपने कहा ऊपर है सर, ठीक है, कितना भी ऊपर हो सकता है। शहर डी बी के पूरब में स्थित है, शहर डी जो है वो बी के पूरब में है, तो बी से पूरब लेना है। तो बी का उत्तर तो ऊपर है, बी का पूरब इस तरफ होगा, तो बी का पूरब हमारे पास में यहां पर शहर डी हो गया। यहां ये दूरियां नहीं बता रहा है। शहर सी शहर डी के पश्चिम में है, शहर सी जो है शहर डी के पश्चिम में है। तो डी का पश्चिम कहां से होगा, डी से दिशाएं देखनी पड़ेंगी। डी का पश्चिम हमारे पास में इस तरफ होगा। ठीक है, तो डी से पश्चिम आपको देखना है, तो इस बार डी से दिशाएं देखनी है और डी का पश्चिम इधर होगा। अब सर अगर इस तरफ है तो हम सी को कहां रखें, हम सी को यहां भी रख सकते हैं, इस जगह भी रख सकते हैं और इसी लाइन पे हम और पीछे भी सी को ले जा सकते हैं। तो सी तो यहां दुविधा में रहेगा, पश्चिम है तो कितना पश्चिम है ये इसने नहीं दिया, केवल तुलना दे दी। ठीक है, इसका मतलब अभी ये आपके पास में एक तरीके से थोड़ा सा पजल अप आपको करना चाहता है। आगे देखो, शहर ई शहर सी के दक्षिण में है, यानी कि सी जहां भी होगा, सी के दक्षिण में शहर ई हो जाएगा। अगर सी यहां है तो यहां हो जाएगा, यहां है तो इस जगह हो जाएगा, इस जगह है तो यहां हो जाएगा। और शहर सी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। शहर ई जो है वो शहर सी के तो दक्षिण में है और शहर सी के दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, शहर ई शहर सी के दक्षिण में है और सिटी इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ सी एंड साउथ ईस्ट ऑफ ए। थोड़ा सा हिंदी में यहां पे सी लिख दिया है, इंग्लिश में क्लियर है। अब इसने बता दिया, देखो ध्यान से देखो, शहर ई जो है वो हमारे पास में शहर ए के दक्षिण पश्चिम में है, ए के दक्षिण पश्चिम में है। तो ए से दिशाएं देखनी है, ए का दक्षिण पश्चिम कि सर ए का दक्षिण नीचे और ए का पश्चिम इधर, यानी कि ए के दक्षिण पश्चिम में अगर ई है, ए के दक्षिण पश्चिम में अगर ई है, तो अब कंफर्म है कि सी होगा इस जगह पे और सी के नीचे ई होगा इस जगह पे, क्योंकि ई यहां है तभी हम कहेंगे ए के हमारे पास में दक्षिण पश्चिम में ये होगा। अब हम ई को यहां नहीं ले सकते वरना पूरा पूरा ए के दक्षिण में हो जाता, ई को इधर नहीं ले सकते वरना ये हमारे पास ए के इस तरफ है पूरब, नीचे साउथ, साउथ पूरब में हो जाता, दक्षिण पूरब में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम है तो क्लियर हो गया, सी और ई यहां पर होंगे। ठीक है, तो ये चीज इसने आगे जाके क्लियर करी कि सी डी और ई को किस प्रकार रखना है। अब आगे देखो, शहर ए शहर सी के संबंध में शहर बी की स्थिति क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सिटी बी विद रेस्पेक्ट टू सिटी सी। ठीक है, ये शहर ए जो है ये यहां से तो खा गया था और इस जगह लिख दिया है। शहर सी के संबंध में शहर बी की स्थिति क्या है, सी के संबंध में, सी से आपको दिशा देखनी है बी की, तो सी से बी किस दिशा में है, तो सी से आपने देखा सर, सी से दिशाएं अगर लेंगे तो बी इसी रेखा पे है और ये दिशा कौन सी हो जाएगी कि सर पूरब दिशा में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। तो यहां पूरी सापेक्ष दिशाएं थी, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अलग अलग स्थानों की या शहरों की या जगहों की आपको लोकेशन दे दी जाती है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ड्रॉ करते टाइम हमेशा संभावना लेकर के चलें। डी का पश्चिम था तो पश्चिम कहां होगा, इस जगह होगा कि यहां होगा कि यहां होगा, ये तीनों पॉसिबिलिटीज आपको कंसीडर करनी होती है। यानी कि ये सवाल आपको हल्का सा सोचने पे मजबूर करते हैं, यहां दूरी नहीं दे रखी होती। ठीक है, पूरब हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आओ, अगला देखिए, टाउन बी टाउन ए के पूरब में है, टाउन सी टाउन बी के उत्तर में है, टाउन डी टाउन सी के पूरब में है। ठीक है, देखें यहां टाउन बी जो है एक एक करके रखते हो, चलो ए के पूरब में है, यानी कि ए अगर आप इस जगह लेते हो
ठीक है। तो ए के पूरब में हमारे पास में कौन है कि सर ए अगर यहाँ पे है तो ए के पूरब में बी हमारे पास यहाँ पर होगा। आगे देखें, टाउन सी बी के उत्तर में है, बी के उत्तर में हमारे पास सी है, तो बी का उत्तर होगा ऊपर की तरफ। बी से दिशाएं आप देखो तो बी का उत्तर है हमारे पास में सी यहाँ पर, और सी हमारे पास कौन सी दिशा में हो गया, उत्तर की ओर। आगे देखो, टाउन डी टाउन सी के पूरब में है, सी के पूरब में, तो सी का पूरब होगा इस तरफ। सी से दिशाएं रख लो और सी का पूरब इस तरफ होगा, और ये हमारे पास सी के पूरब में है कौन है, टाउन ई। टाउन डी टाउन सी के पूरब में है, ये डी हो गया। आगे देखें, टाउन ई टाउन डी के दक्षिण में है, ई जो है डी के दक्षिण में है। अब आता है सोचने वाला सवाल, आप ध्यान से देखिएगा। ई अगर सर दक्षिण में है तो कहां, क्या ई यहां होगा, या एकदम बी की रेखा में होगा, या इससे भी नीचे होगा, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। ठीक है, कि ई को कहां रखा जाए। अब यहां देखो, कई बार ये चीज आपको डायरेक्शन में दे दी जाती है, इसको समझें कि ग्रिड पैटर्न क्या होता है। ठीक है, देखो ग्रिड पैटर्न का अर्थ हमारे पास में होता है, ठीक है, ग्रिड पैटर्न का अर्थ है कि बराबर बराबर दूरियों पे सारी दूरियां बराबर हैं। एक तो मोटे शब्दों में समझा जाए, सारी दूरियां हमारे पास बराबर हैं। ग्रिड पैटर्न का अर्थ है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को चलाओगे, यहां से पूरब में चलाना है तो इतना, उत्तर में चलाओगे तो बराबर दूरी चलाना है, ठीक है, फिर राइट में चलाओगे तो बराबर, नीचे चलाओगे तो बराबर चलाना है। हर बार आप बराबर दूरी यहां पर चला रहे हो, तो इसे हम ग्रिड पैटर्न यहां पर कहते हैं। तो आप समझ गए मोटे शब्दों में, एक तो बराबर दूरी चल रहा है बार बार हो। तो यहां अगर ये ग्रिड पैटर्न में चलता है तो इससे क्लियर हो गया कि ये सारी दूरियां, यहां से यहां की दूरी, यहां से ऊपर सी की दूरी, सी से डी की दूरी, और डी से ई की दूरी, ये सारी दूरियां आपके पास में बराबर है। ठीक है, टाउन ई टाउन डी के दक्षिण में, टाउन ई की स्थिति क्या है, टाउन ए के संबंध में। टाउन ई की स्थिति किसके संबंध में चाहिए, ए के संबंध में आपको चाहिए, सापेक्ष दिशा। ठीक है, तो ए के संबंध में ई कौन सी दिशा में होगा, कि सर जब हमें पता ही है कि ये सारी दूरियां हमारे पास में बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि सर इसी रेखा पे स्थित होगा, और इसी रेखा पे है तो ए से दिशाएं अगर हम लें तो नॉर्थ ऊपर, ईस्ट इधर, हमारे पास साउथ इधर, वेस्ट इस तरफ, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। कौन से विकल्प में है, कि सर पूर्व दिशा हमारे पास में सी विकल्प के अंदर दे रखी है। कौन से विकल्प में, सी ऑप्शन के अंदर आपको दिया हुआ है। अब आप कहोगे सर ये लास्ट वाली लाइन अगर नहीं होती तो हम क्या उत्तर करते। ठीक है, अगर ये लास्ट वाली रेखा नहीं होती कि सारी दूरियां बराबर हैं, ग्रिड पैटर्न में हैं, तो आप निश्चित रूप से नहीं बता पाते कि ई इस जगह है, कि एग्जैक्ट इस रेखा पे है, या फिर इस तरफ है। उस स्थिति में आप ई को यहां भी ले सकते थे, इस जगह भी ले सकते थे, यहां भी ले सकते थे, और आंसर निश्चित रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि ग्रिड पैटर्न में, तो निर्धारित यहां पर होगा। समझते हुए चले, नेक्स्ट देखिए, टाउन ए टाउन बी के उत्तर पश्चिम में है, टाउन ए टाउन बी के उत्तर पश्चिम में है, टाउन डी सी के उत्तर में है। सारी सापेक्ष जानकारियां, और एंड में भी सापेक्ष ही आप लोगों से पूछा गया है। यहां किसी ग्रिड पैटर्न की बात नहीं कर रखी। देखें, ए जो है बी के उत्तर पश्चिम में है, तो हम बी को अगर लें तो उत्तर पश्चिम किस तरफ होगा, कि सर उत्तर होता है ऊपर, पश्चिम होता है इस तरफ, तो उत्तर पश्चिम एक तरीके से हमारे पास इस दिशा में होगा। ये लो, लेट्स से ए। आगे देखो, टाउन डी टाउन सी के उत्तर में है। अभी हमने ए और बी को बिठाया है, तो जिन दो टाउन को हमने रखा है उन्हीं के सापेक्ष में नई जानकारी लो। तो ये वाली तो नहीं है, इसको हम अभी बोलते हैं, रुको अगली पे चलो। टाउन बी टाउन सी के पूरब में है, सी के पूरब में है, तो टाउन बी जो है वो टाउन बी टाउन सी के पूरब में है, तो बी सी के पूरब में।
अगर सर ये बी सी के पूरब में है तो अब देखो, क्योंकि ए की स्थिति है तो ये डाउटफुल है हमारे पास कि सर सी को यहां लें, मतलब ए से इधर लें कि ए के नीचे लें कि ए के राइट में लें। इस तरह के थॉट आपके दिमाग में आए जब इस डायग्राम को बनाओ, ठीक है, क्योंकि सिर्फ बना देने से आप एग्जैक्ट यहां पे नहीं बता पा रहे, ठीक है। और टाउन एम टाउन बी के उत्तर में है, टाउन एम टाउन बी के उत्तर में है, टाउन एम जो है वो बी के उत्तर में है, तो ये लीजिए। यहां देखो सी और डी में एक लोकेशन और दे दी, टाउन डी टाउन सी के उत्तर में है, सी के उत्तर में है डी। अभी हमको बिल्कुल भी निश्चित नहीं है डी और ए एक ही रेखा में है या डी इस तरफ कहीं होगा या यहां कहीं होगा, ये अजम्पशन पे आधारित है इसकी दूरी, ठीक है। और ये एक पजल के रूप में सवाल है जो आपको क्लियर होगी। आगे देखें, टाउन एम टाउन बी के उत्तर में है, बी के उत्तर में है हमारे पास में टाउन एम, हमें नहीं पता कितना ऊपर है, आगे क्लियर हो जाएगा। टाउन डी टाउन के दक्षिण पूर्व में है, टाउन डी साउथ ईस्ट ऑफ टाउन ए, टाउन ए के दक्षिण पूर्व में है, ठीक है। डी जो है वो ए के दक्षिण पूर्व में है, ध्यान से देखो, ए का दक्षिण पूर्व चाहिए, तो ए का दक्षिण पूर्व कहां होगा कि सर ए का दक्षिण है इधर, ए का पूरब है इधर, और दक्षिण पूर्व तो बीचों बीच में इसी रेखा पे लेंगे। तो अब ये डी जो हमारे पास में था, ये डी अगर इस रेखा पे स्थित है तो हम कहेंगे इस रेखा पे कहीं डी होगा, और अगर डी यहां पे है तो अब स्पष्ट हो गया कि डी के नीचे सी हमारे पास में यहां पर होगा, और डी और सी दोनों की स्थिति हमारे पास में यहां पर क्लियर हो गई। तो इस तरीके से आपको वेट एंड वॉच करके सवाल को पढ़ते हुए और इसको सॉल्व करते हुए चलना होता है। अब डी ए के सापेक्ष इधर है, तो अब कंफर्म हो गया कि सी जो है हम यहां कहीं ले लिया, और डी इस रेखा पे स्थित होगा। इस रेखा पे स्थित क्यों माना है, क्योंकि उत्तर पश्चिम इसने बोला, हम 45 डिग्री पे चले, और फिर ये दक्षिण पूरब बोल रहा है तो 45 डिग्री पर ही हमको देखना है, यानी कि एग्जैक्ट इसी रेखा की बात करेंगे। आगे देखो, टाउन डी शहर ए के पूरब में है, टाउन डी शहर ए के पूरब में है, टाउन एम इज ईस्ट ऑफ टाउन ए। ये कितना टाइपो कर दिया इस वाले में, एम है, टाउन एम ईस्ट ऑफ टाउन ए के ईस्ट में है, तो एम जो है ए के ईस्ट में है, यानी कि एग्जैक्टली एम की पोजीशन भी फिक्स हो गई, यहां पर होगी, एम की पोजीशन भी इस जगह पर फिक्स हमारे पास में हो चुकी है। अब सारी पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में फिक्स हो चुकी हैं। शहर बी के संबंध में शहर डी का स्थान, बी के संबंध में डी का स्थान आपको देखना है, तो बी से सर हमारे पास में नॉर्थ ऊपर, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, साउथ इधर, नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास में है, तो नॉर्थ वेस्ट कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में आपको यहां पर दे रखा है, ठीक है। ठीक, अब इन सवालों में हमेशा ध्यान रखना डायग्राम तो बनेगा, डायग्राम तो बनेगा, आपके दिशा की नॉलेज को चेक करने वाले सबसे बेहतरीन टाइप है डायरेक्शन नॉलेज, और उसके साथ ही इंफॉर्मेशन को पढ़ने का तरीका, ठीक है। सबको कंबाइन करते हुए चलना है, एक दूसरे के सापेक्ष ये जानकारियां दी जाती, ठीक है, और इसी प्रकार से आपको इनको करना होता है। सापेक्ष दिशा पूछिए, यहाँ पे फाइनल चलने की दिशा नहीं पूछी, जो डायग्राम की आवश्यकता नहीं पड़े, डायग्राम तो बनेगा। अब ये चीज धीरे धीरे आप जैसे ही कुछ 5-7 क्वेश्चन निकाल लेते हो या 15-20 क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेते हो, तो आपको दिमाग में फिक्स हो जाता है करना क्या है इन प्रश्नों के अंदर बार बार, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट होगा, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ये, और इसीलिए बार बार पूछे जाते हैं। ये वाला पैटर्न फेवरेट है किसका, स्टेनो की एग्जाम में ये फेवरेट पैटर्न है एसएससी स्टेनो के अंदर, बाकी डिफरेंट बाकी एसएससी के एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम्स में, ठीक है, या हमारे पास स्टेट यूपी वाले एग्जाम्स हैं, यूपी पुलिस के एग्जाम है, उन सब के अंदर कहीं ना कहीं ये वाले जो सवाल हैं वो आप लोगों के पूछे जा चुके हैं, ये पार्ट ऑफ द सिलेबस है कंपैरिजन के आधार पे।
बिना दूरी के जब भी दिशा दी जाती है तो कहीं ना कहीं वो आपको सोचने पे मजबूर करती है। आगे आ जाओ, अगला देखें, अगला प्रश्न अब आप खुद से ट्राई करते हुए चले। टाउन एम टाउन डी के उत्तर में है, ठीक है, तो टाउन डी हमने लिया और डी का उत्तर हमारे पास में एम यहां पर आ गया। आगे देखो, टाउन एम टाउन बी के उत्तर में है, टाउन एम इज नॉर्थ ऑफ टाउन डी, टाउन ए इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन बी, टाउन ए टाउन बी के उत्तर में है, टाउन ए टाउन बी के उत्तर में है, तो ए और बी तो अभी हमारे पास में है नहीं तो हम इसको होल्ड पे डालेंगे। टाउन डी टाउन ए के दक्षिण पूर्व में है, ठीक है, क्या कर दिया टाइपिस्ट, ठीक है, एनीवेज यहां पे है टाउन डी इज साउथ ईस्ट ऑफ टाउन ए, टाउन डी ए के साउथ ईस्ट में है, तो डी जो है वो ए के साउथ दक्षिण पूर्व में है, तो दक्षिण पूर्व कुछ ऐसी डायरेक्शन होती है, तो इसका मतलब जो डी है हमारे पास में सर वो डी यहां कहीं होगा। अभी डी की सापेक्ष लोकेशन नहीं पता है, आगे आ जाओ, डी और हमारे पास में कौन आ गया, ए और डी, ए के साउथ ईस्ट में डी है। आगे देखो ए और डी आ गया। अच्छा ए की बात कर ली तो अब ये वाली जानकारी और ले लो, टाउन ए जो है वो नॉर्थ ऑफ टाउन बी है, बी के नॉर्थ में है। अब बी कितना नीचे है नहीं पता, क्या ये एक ही रेखा में नहीं पता, बट हमने सापेक्ष ले लिया। आगे देखो टाउन डी ये हमने ए के दक्षिण पूर्व में ले लिया, टाउन ए टाउन सी के दक्षिण में है, टाउन ए जो है टाउन सी के दक्षिण में है, तो सी के दक्षिण में है तो सी यहां कहीं होगा और सी के दक्षिण में टाउन ए आ जाएगा, ये हमारे पास में सी हो गया। टाउन एम टाउन सी के पूरब में है, टाउन एम जो है टाउन सी के पूरब में है। अब आप ध्यान से देखो कि सी के पूरब में है, सी के पूरब में ये एम है, यानी कि एम जो है हमारे पास में कितनी ऊंचाई पे है, एम हमारे पास में इस सी के बराबर ऊंचाई पे है। अब आपको कंफर्म हो गई ये चीज, सवाल ने दे दी इस प्रकार से। आगे आ जाओ, टाउन ए टाउन बी के संबंध में टाउन, ठीक है, यहां दे दिया टाउन एम इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन ए, ठीक है, क्या गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है, टाउन एम जो है वो ईस्ट ऑफ टाउन ए है, ईस्ट ऑफ क्या है, टाउन ए हमारे पास में टाउन ए के पूरब में है, ए के पूरब में है तो इंग्लिश में करेक्ट दे रखा है, फिर ए का पूरब किधर होगा कि साहब ए का पूरब हो जाएगा इधर, ये ए का पूरब एम हमारे पास में हुआ, ठीक है। अब पूछा है लास्ट में टाउन सी विद रेस्पेक्ट टू टाउन बी, टाउन बी के संबंध में टाउन सी की स्थिति सही है। देखिए टाउन बी के संबंध में टाउन सी की स्थिति कहां होगी, सर बी के संबंध में सी की स्थिति तो हमारे पास में नॉर्थ की तरफ है, पूछी बड़ी आसान सी चीज है, बी के संबंध में सी तो नॉर्थ में हमारे पास में होगा यहां पर, ठीक है, बी के संबंध में सी हमारे पास नॉर्थ में यहां पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है टू कंडक्ट क्लासेस इन द इवनिंग, ओके, सो वी विल कंटिन्यू द क्लासेस इन द मॉर्निंग फॉर नाउ। जो वर्किंग स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट है, मेरी बात भी हुई है कई स्टूडेंट से, ठीक है, कईयों ने मुझे मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म किया है, तो बिल्कुल भी आप घबराए नहीं, आप क्या करें, शाम को आराम से क्लास को अटेंड करें, ठीक है, अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो वो डाउट आप जो है डाउट नंबर के ऊपर भेज सकते हैं, बाकी क्लास को आप 1 से 2 बार देखोगे तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैं मेक श्योर करके चलता हूँ कि हर एक चीज को 2 से 3 बार मेंशन किया जाए। शुरुआत में जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सारे कॉन्सेप्ट जब सवाल होगा तो दोबारा रिपीट होंगे, तो इस प्रोसेस में वो 2 से 3 बार आपके सामने कई बार दिमाग में आ जाते हैं, बैठ जाएंगे एकदम माइंड के अंदर, ठीक है, तो कोई नहीं, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास को अटेंड करते हुए चलें, ठीक है, और शाम को अभी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगले सवाल पे आओ, शहर बी शहर ए के उत्तर में है, शहर सी शहर बी के पूरब में है, शहर डी शहर सी के उत्तर में, ठीक है, देखो शहर बी शहर ए के उत्तर में है,
तो ए के उत्तर में है, तो यहां देखिए ए हमारे पास यहां पर है, ए के उत्तर में हमारे पास में यहां पर शहर बी आ गया। ठीक है, आगे देखो शहर सी शहर बी के पूरब में है, शहर बी के पूरब में है हमारे पास में। ठीक है, तो शहर सी शहर बी के पूरब में है, तो ये लीजिए सी आ गया हमारे पास। आगे देखो शहर डी शहर सी के उत्तर में, शहर सी के उत्तर में शहर डी हो गया, ये लीजिए। शहर ई का स्थान क्या है, टाउन ए। ठीक है, टाउन ई यहां पे दे दिया, टाउन ई इज टू दी वेस्ट ऑफ टाउन डी, डी के वेस्ट में है टाउन ई हमारे पास। ठीक है, और बोला है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टाउन ई विथ रेस्पेक्ट टू टाउन ए, ऑल पोजीशंस आर अरेंज्ड इन ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न में है, ये हमको दे दिया। ग्रिड पैटर्न क्या होता है हमारे पास में, ग्रिड पैटर्न हमारे पास में होता है। ठीक है, ये वाली एक लाइन जो है, ये वाली एक लाइन, ये हिंदी में खा गया है, ये दे रखिए टाउन डी के पश्चिम में, नहीं ये भी दे रखिए, सारी दे रखिए। तो देखो शहर ई का स्थान क्या है, ये पूछा। ग्रिड पैटर्न है तो एक चीज ध्यान दो, सारी दूरियां बराबर हैं, और सारी दूरियां बराबर हैं तो हम कहेंगे ये ई एकदम यहां आ जाएगा। ये दूरी जितनी है उतनी ये दूरी होगी, उतनी ये दूरी होगी, उतनी ये दूरी होगी, सारी दूरियां बराबर हैं। और अब हमसे पूछा है यहाँ पे कि टाउन ई जो है वो ए के सापेक्ष में किधर होगा, तो ए के सापेक्ष में सर ये उत्तर की ओर डायरेक्शन है, और यहीं पर ई है, तो ए के उत्तर दिशा की ओर होगा, जो आपको दे रखा है बी विकल्प के अंदर। किसमें दिया हुआ है, बी के अंदर आपको दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अगला हमारे पास में शहर सी शहर ए के दक्षिण में है, शहर सी जो है शहर ए के दक्षिण में है, तो शहर ए अगर हमारे पास यहां पर है तो ए के दक्षिण में हमारे पास में सी होगा, ये हमने लिखा यहाँ पे। शहर डी जो है हमारे पास में, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं इसको। आगे दिया शहर डी शहर ए के पश्चिम में है, ए के पश्चिम में है, तो ये लीजिए शहर डी ए के पश्चिम में यहां कहीं होगा। आगे देखो, आगे दिया है कि यहाँ पे शहर बी शहर डी के पूरब में है। ठीक है, डी के पूरब में है, तो ये लीजिए शहर बी हमारे पास में हो गया, डी के पूरब में। शहर बी शहर डी के पूरब में है, अच्छा उत्तर नहीं पूरब में है, तो पूरब तो किस तरफ होगा, डी का, कि सर डी का पूरब चाहिए तो डी से पूरब होगा इस दिशा में। अब बात आती है कि सर हम बी को कहां रखें, क्या हम बी को यहां कहीं बीच में रखें, या बी को इस जगह रखें, या बी को और कहीं आगे ले जाएं, ये अभी कंफर्म नहीं है कि डी और बी के बीच को कहां रखें, बी को कहां रखा जाए। क्या बी इतना दूर होगा सर या इतना दूर होगा, दूरी तो नहीं दे रखी, आगे पढ़ो जानकारी में क्लियर हो जाएगा। शहर ई शहर बी के दक्षिण में, बी के दक्षिण में शहर ई है, ये और दे दिया हमको। आगे देखो और शहर सी के दक्षिण पूरब में है, शहर सी के दक्षिण पूरब में, ठीक है, दक्षिण पूरब में। देखो सी का दक्षिण पूरब अगर है तो सी से दिखाएं, देखो ये साउथ है और ये ईस्ट है, अगर इसके साउथ ईस्ट में ई है तो ई कहीं ना कहीं इस जगह पे होगा। ई की लोकेशन कंफर्म हो गई तो ई से हम निकाल सकते हैं कि सर ई यहाँ पे है तो फिर बी को इस जगह पे होना पड़ेगा, और बी यहाँ पे है तो ये देखो ये इस तरीके से कनेक्टिविटी होगी। अब कंफर्म हो गया हमको यहाँ पे, ठीक है। सी के सापेक्ष साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व के अंदर ई हमको यहाँ पर दे रखा है। आगे देखो शहर बी के संबंध में शहर ए की स्थिति, बी के संबंध में ए किस दिशा में है, तो बी के संबंध में आपने देखा कि सर ये दिशा है नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट और इधर साउथ, तो वेस्ट डायरेक्शन में हमारे पास ए है, ठीक है। कौन सी दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर हमारे पास में ए यहां पर होगा। नेक्स्ट आओ, अगला देखिए शहर एम शहर डी के पश्चिम में है, तो रखते हुए चलो डी हमारे पास मान लो यहाँ पे है और डी के पश्चिम में हमको चाहिए, तो ये लीजिए हमारे पास में एम हो गया पश्चिम दिशा के अंदर। आगे देखो शहर सी टाउन डी के दक्षिण पूर्व में है, इसका दक्षिण पश्चिम किधर होगा कि सर इसका दक्षिण पश्चिम चाहिए
दक्षिण पश्चिम इस प्रकार से होगा, और ये कहीं सी होगा। अब सी का हमें पता नहीं है, एम के नीचे ही है या फिर इस तरफ है या फिर आगे निकल जाएगा, या आगे कंफर्म हो जाएगा हमको सवाल में। टाउन डी टाउन बी के उत्तर में है, टाउन डी जो है वो बी के उत्तर में है, तो ये लीजिए, ये हमारे पास अगर बी यहां पर है तो बी के उत्तर में हमारे पास क्या हो गया, टाउन डी हो गया। टाउन ए टाउन सी के दक्षिण में है, टाउन ए जो है टाउन सी के हमारे पास में क्या है, दक्षिण में है, तो ए इसके भी नीचे है हमारे पास में। और अभी तो सी की स्थिति कंफर्म नहीं है हमको, ठीक है। आगे देखो, टाउन एम टाउन सी के उत्तर में है, टाउन सी के उत्तर में। अब देखो लास्ट में बताया इसने, टाउन एम जो है, टाउन एम टाउन सी के उत्तर में है, और यहां इसने बोल दिया टाउन एम टाउन सी के उत्तर में। अगर सी के उत्तर में है तो एक तरीके से आप यहां जो एम है उसको इसी के ऊपर यहां मान लो कि एकदम इसी रेखा पे है सर, ये दे दिया हमको। आगे देखो, टाउन सी टाउन बी के उत्तर पूर्व में, टाउन बी इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ टाउन ए, ये दो बार आ गया। टाउन बी टाउन ए के उत्तर पूर्व में है, टाउन बी जो है वो टाउन ए के उत्तर पूर्व में है, ठीक है। तो ये तो है ही हमारे पास कि टाउन बी टाउन ए के उत्तर पूर्व में है, ए के उत्तर पूर्व में है, यानी कि इसी तरीके से ऊपर ये हमारे पास में होगा। टाउन एम के संबंध में टाउन बी की स्थिति, एम के संबंध में बी की स्थिति, तो एम से बी की स्थिति आपको निकालनी है, तो आप कहोगे सर एम से दिशाएं ले लेंगे हम, तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो ये हमारे पास दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व, दप्पू। कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में आपको यहां पर दे रखा है। नेक्स्ट आओ, अगला देखें, ए सी के उत्तर पश्चिम में डी के उत्तर में स्थित है, सापेक्ष दिशाएं फिर से दे दी, तो सी के उत्तर पश्चिम में और डी के उत्तर में, तो ए जो है डी के तो उत्तर में है और सी के उत्तर पश्चिम में है, सी के उत्तर पश्चिम में है, तो सी मान लो यहां पे है, तो सी के उत्तर पश्चिम में हमारे पास हो गया। आगे देखो, यदि बी ए के पूरब में है, बी ए के पूरब में है, कहीं पे भी हो सकता है, तो बी के संबंध में डी की स्थिति, बी के संबंध में डी की स्थिति चाहिए। अब यहां समझना, इस बी के सापेक्ष में हम सी की स्थिति नहीं बता सकते क्योंकि ये दूरियां कंफर्म नहीं है, लेकिन बी के संबंध में निश्चित रूप से हम कहेंगे कि डी जो है वो निश्चित रूप से हमारे पास में एन ई डब्ल्यू एस, एस और डब्ल्यू के बीच में इस तरफ होगा, तो साउथ वेस्ट हमारे पास में होगा, दक्षिण पश्चिम में होगा, इसकी गारंटी के साथ ये कहा जा सकता है। आपस में इनका रेस्पेक्टिव नहीं कह सकते थे। आगे आए, अगला देखेंगे, ये हमने सापेक्ष दिशाओं की यहां पर बात करी। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है डिस्टेंस, यानी कि दूरी, ठीक है। दूरी स्टार्टिंग बिंदु से किस प्रकार निकाली जाएगी, ठीक है। तो यहां देखो, जो दूरी का कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, दूरी या डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम किस तरीके से निकालते हैं, इसके लिए आप लोगों की पाइथागोरस प्रमेय यहां पर आ जाती है। पाइथागोरस प्रमेय बड़ी आसान सी प्रमेय है कि जब भी हमारे पास में कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है, जिसमें एक आधार है, एक लंब है, और यहां हमारे पास में कर्ण हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में बोला जाए तो ये हमारे पास में हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये बेस है, और ये हमारे पास में यहां पर परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या संबंध यहां पे निकलता है, तो पाइथागोरस रिलेशन यहां पे निकलता है। पाइथागोरस प्रमेय, थ्योरम क्या है कि यहां एक रिलेशन हमारे पास में आ रहा है यहां पे, वो क्या है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हमेशा कर्ण के वर्ग के बराबर होगा।
ये रिलेशन हमारे पास में आएगा। ये हमेशा कर्ण के वर्ग के बराबर हमारे पास होगा। ठीक है, ये पाइथागोरियन थ्योरम है हमारे पास में जो आपको ध्यान रखनी है। इंग्लिश में अगर हम लोग बोले तो सर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये रिलेशन आ जाता है। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो आपने इसको याद किया होगा हिंदी में कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। लाल बटे कक्का आपको याद रहता है, और जो इंग्लिश मीडियम है उन्होंने इसको याद किया होगा यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, पीबीएच अपॉन एच एच बी। ये आपके पूरे ट्रिगो जो है, त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति इस अकेले त्रिभुज की स्टडी है। इस अकेले त्रिभुज के कोणों की स्टडी जो है वो त्रिकोणमिति। इस अकेले त्रिभुज से त्रिकोणमिति आपके पास में आ गई, और रियल लाइफ में इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल्स आपके पास में होते हैं। तो आपको तो बस शॉर्ट में क्या है, पाइथागोरस क्या है कि हमारे पास में यहां पर बेस का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम काम में लेंगे जब भी हमें मिनिमम दूरी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां जो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के अंदर आप देखोगे वो ये कि ये जो कर्ण है, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच एक मिनिमम दूरी, ठीक है, अगर ये ए है, इधर बी है, इधर सी है, तो ये क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एसी के बीच की मिनिमम दूरी। ठीक है, मान लो आप इधर से चल के बी तक गए, बी से चल के सी तक गए, इनके बीच की मिनिमम दूरी चाहिए, तो कुल दूरी तो आपने चली ये प्लस ये, लेकिन मिनिमम दूरी है ये वाली कि इनको सीधी रेखा से जोड़ दिया जाए। तो दोनों बिंदुओं के बीच में सीधी रेखा की दूरी, स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस या मिनिमम दूरी जो है वो ये हमारे पास में होती। तो जो भी दूरी हमें निकालनी होगी उस दूरी को हम कर्ण के रूप में दर्शाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी डिस्टेंस हमको निकालनी है सवालों में, कैसा ही सवाल आ जाए, हम जो ज्ञात करना है उसको इस कर्ण के रूप में दर्शाएंगे, और जो ज्ञात करना है उसके लिए एक लंब बनाएंगे, उसके लिए एक आधार बनाएंगे, और एक राइट एंगल ट्राइंगल से इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास में पाइथागोरस प्रमेय होती है, और छोटी दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास में इसका प्रयोग बार बार करना पड़ेगा। अब पाइथागोरस प्रमेय में हमारे पास में देखो, इसके लिए जो ट्रिपलेट्स हैं वो याद रखने हैं आपको। जैसे अगर ये हमारे पास 3 है और ये 4 है, तो ये वाली दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, यहां सीधा सीधा हमारे पास रिलेशन आ जाएगा कि मान लो मान लो ये हमारे पास x है, तो x का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, x का स्क्वायर एक तरीके से 9 प्लस 16 25, एक्स स्क्वायर एक तरीके से 5 के स्क्वायर के बराबर है, तो x आ गया 5। अब एक तो ये कैलकुलेशन होगी बार बार पाइथागोरस प्रमेय को दिखाने के लिए, और एक कि सर स्कूल में तो ये बहुत कर लिया, नंबर मिलते थे इसको लिखने के, अब नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अब आ चुका है कंपटीशन का दौर जिसमें आपको फास्ट होना है। तो जब भी एक हमारे पास लंब या कर्ण में से 3 है और दूसरा हमारे पास में यहाँ पर 4 है, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास में, 5 आ रहा है। ठीक है, अब देखो बड़ी खूबसूरती से एक संबंध होता है यहाँ पे मल्टीपल्स का, गुणज का संबंध। क्या है गुणज का संबंध, कि अगर आप जो है 3 की जगह इसका 4 गुना ले लो, 3 चौके 12, 4 का 4 गुना लो लो, 4 चौके 16, 4 गुना कर दिया दोनों को, तो यहां 5 गुना 4 कर दो, ये भी कितना होगा 20। यानी कि इनका दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, इन तीनों भुजाओं का आधा, वो सब एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये एक ट्रिपलेट होता है, ये 3 4 5 जो है, इसको अब हम एक
त्रिक या ट्रिपलेट यहां पर कहेंगे, और ऐसे ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ऐसे कई सारे ट्रिपलेट होते हैं, 5, 12, 13, 7, 24, 25। यही नहीं, इनके गुणज भी आपको जो है वो याद होने चाहिए। ठीक है, 9, 60, 61, 20, 21, 29, आप ये जितने याद करो, ये फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है आप लोगों के लिए। इसकी फाइल आपको मिल जाएगी, मैंने अपलोड कर रखी है, जिसमें सारे ट्रिपलेट्स हैं, यानी कि नंबर बेस्ड रीजनिंग के लिए जितना आपको बेसिक पता होना चाहिए उसके अंदर ये चीज अपलोडेड है। ट्रिक उसके अंदर आपको सारे दे रखे हैं। इनके गुणज अगर हम लोग बात करें, इसका दुगना ले लो कि सर 6, 8, 10, ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, इसका क्या है, दुगना है। इसका 3 गुना लोगे मान लो तो 15, 36, 39, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका अगर आप दुगला लो मान लो 14, 48, 50, ये भी एक त्रिक है। इसका अगर मान लो आप 3 गुना लोगे 60, 63, 87, और आप आश्चर्य करोगे सारे आंकड़े पता नहीं हर एग्जाम के अंदर सैकड़ों बार पूछे जा चुके हैं। मैथ्स में तो है ही पूरे, रीजनिंग में भी ये सारे आंकड़े 6, 8, 10 हो गया, 15, 36, 39 हो गया, 14, 48, 50 हो गया, 60, 63, 87 हो गया, और इनके अलावा बहुत सारे और हैं, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको पता है कि अगर ये त्रिक है, ये आपने याद कर रखा है और इसके गुणज भी आपको दिखते हैं, तो आपकी ये वाली कैलकुलेशन बार बार कम हो जाएगी और आपको इसी लेवल पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, 3, 4 तो ये आप तुरंत बोलोगे 5 होगी सर, अब इसके लिए बार बार ये वाली कैलकुलेशन दिखाने की आवश्यकता नहीं, अब मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके। ये पॉइंट टू बी नोटेड वाला पार्ट है। और इनको और कहां से याद करेंगे सर, तो फाइल ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, कहां मिलेगी, जो संख्या आधारित रीजनिंग है उसके अंदर, उसके बेसिक्स के अंदर इसकी क्लास अपलोडेड है। जितना भी याद करने का पार्ट है, पहाड़े हैं, स्क्वायर हैं, क्यूब हैं, या आपके पास में यहाँ पर जितने भी ट्रिक्स हैं, ये सब उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, देखो, नेहा अपने घर से निकलती है, दक्षिण की ओर 51 मीटर चलती है। तो नेहा अपने घर से निकलती है और दक्षिण की ओर 51 मीटर चलती है। ये लो, हमने माना इसका घर यहाँ 51 मीटर, ये दक्षिण की ओर आ गई नेहा। फिर बाईं ओर मुड़ती है 44 मीटर, बायां होगा घड़ी का विपरीत दिशा, यानी कि इधर 44 मीटर, यहां से बायां घड़ी के विपरीत दिशा की तरफ इधर 44 मीटर चलती है। फिर बाईं ओर मुड़ती है 83 मीटर, 83। वह उस खंबे से कितनी दूर है जो उसके घर से 32 मीटर उत्तर में है। अब यहां पहुंच गई, ये फाइनल बिंदु है, ये इसका घर है, और एक खंबा और है जो इसके घर से 32 मीटर ऊपर। यहां एक खंबा है, खंबा 32 मीटर ऊपर, कितना मीटर, 32। तो अब ध्यान से देखो आप कि सर 51 प्लस ये कितना हो गया हमारे पास में, 83, यहां भी 83 है, तो ये दोनों के दोनों एक सीधी रेखा में आ गए। कैसी रेखा में आ गए, सीधी रेखा में दोनों बिंदु आ चुके हैं। तो अब हम कहेंगे कि यहां पूछा है कि वह उस खंबे से कितना दूर है। खंबे से दूरी कितनी होगी कि सर 83 के सामने 83 है, और ये सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो हमें पता है कि सर यहाँ इस 44 के सामने वाली दूरी भी 44 ही हमारे पास में होगी। कितनी हो जाएगी, 44 के सामने वाली डिस्टेंस 44 ही आपके पास में यहां पर होगी। ठीक है, तो ये दूरी वाले सवाल हैं, इनको हम ठीक है। और देखो, अगला है हमारे पास, प्रतिमा अपने घर से निकलती है और उत्तर की ओर 29 मीटर चलती है। घर से निकलती है, उत्तर की ओर 29 मीटर चलती है। देखो, उत्तर की ओर 29 मीटर चला दो इसको, ये घर था। आगे देखो, फिर दाएं मुड़ती है, 16 चलती है, दाएं मुड़ी और 16 चली। ठीक है, अब फिर से दाएं मुड़ती है, 17 चलती है, फिर से दाएं मुड़ेगी
और 17 चलेगी। आगे देखो, फिर वह दाएं मुड़ती है, 21 चलती है। फिर से अगर ये राइट घूमेगी तो घड़ी की दिशा में 21 यहां आ गया। कितना आ गया? 21। अब प्रतिमा और उसके घर के बीच न्यूनतम दूरी क्या पूछा है? एक न्यूनतम दूरी पूछी है, मिनिमम डिस्टेंस पूछी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप लोगों से पूछी गई। तो अभी है सर ये यहां पर फाइनल बिंदु घर है यहां पे, और हमें मिनिमम दूरी निकालनी है। तो मैंने बताया था मिनिमम दूरी के लिए दोनों को सीधी रेखा से मिला दो। किससे मिला दो? सीधी रेखा से। और सीधी रेखा से मिलाने के बाद में आपको क्या करना है? इसका मान निकालना है। कैसे निकलेगा? आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, अगर नहीं है एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो यहां तो सर समकोण त्रिभुज है, आप देखो ये रहा और ये रहा, और सारे कोण 90 डिग्री के हैं, तो ये कोण भी 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज ऑलरेडी यहां पर है। समकोण है तो दूरियां निकालो यहां पे, कि सर हम दूरियां अगर निकालेंगे तो आप देखो ये 21 है, इधर 16 है, तो 16 और 21 का अंतर कितना हो गया हमारे पास में? यहां पर 5। कितना हो गया? 5 हमारे पास में। और देखो सर ये पूरी दूरी 29 थी, इधर 17 है। ठीक है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी? 29 माइनस 17 यानी कि 12। कितनी होगी? 12। तो एक हमारे पास में एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल यहां बना है, मैंने इसको बड़ा करके लिख दिया। ये दूरी आ रही है 12, ये आ रहा है 5, और ये है समकोण त्रिभुज। अभी आपको एक ट्रिक बताया था मैंने कि जब 5 और 12 हो, लंब और आधार हमारे पास में, तो कर्ण आता है 13। इसके लिए कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आपको त्रिक याद है, और त्रिक याद नहीं है तो आप कैसे लिखोगे कि सर ये हमारे पास में हाइपोटेनिस कैसे आएगा? कि हम लोग लिखें 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का वर्गमूल। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 25 प्लस 144, 169, और इसका वर्गमूल कितना होगा? 13। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करके भी ला सकते हो। और ट्रिपलेट याद है तो सर एक भुजा 5, एक 12, तो ये कर्ण वाली भुजा को 13 होना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधा आपको याद हो, तो बी करेक्ट आंसर है। इसने ब्रैकेट में ये भी लिखा कि सारे मोड 90 डिग्री के हैं। ये नहीं भी लिखता तो भी आपको लेफ्ट और राइट को 90 डिग्री ही लेना है, अगर इसने और कुछ नहीं बताया है। क्लियर है? तो मिनिमम डिस्टेंस ज्ञात करनी थी। मिनिमम दूरी ज्ञात करने के लिए आपको कई बार राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद में आप सीधा सीधा पाइथागोरस लगा दो इसके अंदर, या तो त्रिक याद ही कर लो, याद नहीं है तो फिर इस तरीके से फाइंड आउट कर लो। आ गया। अगला देखें, राहुल पूरब की ओर चलना शुरू करता है और 80 मीटर की दूरी तय करता है। पूरब की ओर चलना शुरू करता है। ठीक है, तो देखो राहुल पूरब की ओर चलना शुरू करता है, तो हमने देखा कि राहुल है और पूरब की ओर इसको चलाना है 80 मीटर। वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, 30 चलता है, ये लो 30 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ा और 30 मीटर। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 30 मीटर की दूरी तय करता है। 30 30 30, उत्तर की ओर अब सर 30 और जा रहा है। ध्यान से देखना, ये सारे 90 डिग्री के कोण है। 30 के सामने 30, इधर 30 के सामने 30, घूम फिर के उसी रेखा पे आ गया। अब वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पे है? कि सर यहां से चला था और घूम फिर के वापस इसी रेखा पे आ गया। ये वाली दूरी 30 है, तो 50 में से 30 को 80 में से 30 को हटाओ, 50 आपके पास बचेगी ये वाली दूरी। ठीक है, कितनी है? 50 मीटर आपके पास में डिस्टेंस यहां पर होगी। आ गया हो। अगला हमारे पास में एक लड़का बिंदु ए से प्रारंभ करता है और पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो बिंदु ए से प्रारंभ करता है और पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा और यहां से कितना चला? 8 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, ये लो 6 चल गया।
6 के सामने 6 चला रहा है, जानबूझ के, ऐसा कई बार होगा। फिर वह उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, यहां से उत्तर की ओर केवल 2 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 5। तो पूछा है कि a boy start from A, walk 6 kilometer toward west, turn left, 8 turns another left, 6 he then walks 2 kilometer north, then turns left and walks 5 kilometer। तो पूछने वाली चीज यहाँ पे 6, 5 और यहाँ 6। ठीक है, तो यहाँ जाके रोक दिया इसने। तो देखो आगे हम सवाल को पूरा करते हैं। क्या लाना है कि सर इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमको। क्या ज्ञात करनी है? बीच की दूरी। ठीक है, और चला लो इसको। 2 किलोमीटर उत्तर चलता है, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। ठीक है, अधूरे सवाल में रस भर दिया हमने, इसको कंप्लीट कर दिया। देखो 2 किलोमीटर और चला दो इसको। ये लो 2 किलोमीटर चला दिया सर हमने, यहां पहुंच गया हमारे पास में। अब हमें न्यूनतम दूरी निकालनी है, तो हमने कहा कि सर ये हमारे पास में न्यूनतम दूरी हमको फाइंड करनी है। तो अब आप देखो ये न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे। इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ये 5 के सामने ये वाली दूरी तो 5 है, इस पूरी 8 में से ये 2 और 2 4 को हटा लो, ये भी 2 है, पूरा 4 हो गया, इधर बचेगी 4 हमारे पास में। ठीक है, तो यहां देखो अब ये दूरी कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 41। ठीक है, तो एक विकल्प ऐड कर देंगे हम लोग इसको पूरा करने के लिए, अंडर रूट 41 किलोमीटर। ठीक है, लीजिए पूरा हो गया सवाल। तो कुल मिला के जितना भी व्यक्ति ने चलाया है, अंत में आप लोगों से फाइनल डिस्टेंस अगर यहां पर पूछता है, इनके बीच की दूरी अगर आप लोगों से पूछी जाती है, तो ये हमारे पास में इनको मिलाने वाली न्यूनतम दूरी होगी। और न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात करते हैं? लंब और आधार आपके पास में है, ये अगर आपको पता है तो सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अगला सवाल देखो, एक आदमी पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की ओर कितना चलता है? 12 किलोमीटर। तो पश्चिम की ओर 12 चला, दाहिनी ओर मुड़ता है 16, ये लो 16 चल गया। फिर शुरुआती बिंदु की ओर 6 किलोमीटर। अब देखो बहुत गजब की चीज करी, शुरुआती बिंदु तो ये था स्टार्टिंग पॉइंट, इसकी तरफ आता है 5। कितना आता है? 5 आता है। और फिर आपसे पूछा है कि ये इनके बीच की दूरी हमारे पास में क्या होगी। इनके बीच की दूरी आपको फाइंड करनी है। ध्यान से देखो, ये है तो राइट एंगल ट्राइंगल, और अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अभी हमने डिस्कस करी थी और त्रिक की बात करी थी हमने, ये है 12 और ये है 16। ध्यान से देखो, अगर ये भुजा 3 ये 4 होती तो ये वाली भुजा 5 होती। होती कि नहीं होती? ये ट्रिपलेट है हमारे पास में, 3 4 5 क्या है? एक समकोण त्रिभुज की निशानी है हमारे पास में। अब ये 3 का हो रहा है 4 गुना, इधर 4 का भी हो रहा है 4 गुना, तो ये भुजा हो जाएगी हमारे पास में 4 गुनी यानी कि 20। तो 12 और 16 है तो ये भुजा 20 आ जाएगी। ये सीधा आप, ये लिखना नहीं होता, थॉट प्रोसेस से आप पहुंच गए।
अदरवाइज आप क्या करोगे कि सर यहाँ भुजा का मान ज्ञात करने के लिए 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 144 प्लस 256, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 400 और जिसका मान आ जाएगा 20। तो ये भुजा कितनी आएगी 20। और ये चीज आप तुरंत कर सकते हो, आप समझ जाओ 12 16 तो ये 20 होगा, 3 4 5 का रेशियो चल रहा है इनके बीच में। ठीक है, ये पूरी दूरी सर हमें पता है, ये पूरी दूरी कितनी है, ये पूरी दूरी है हमारे पास में 20। पूरी दूरी कितनी है 20 किलोमीटर पूरी दूरी है, लेकिन ये आदमी तो केवल 5 किलोमीटर आया है। तो इनके बीच की दूरी अगर हमें ये पता करनी है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो 20 माइनस 5 ये 15 हमारे पास में आएगी। कितनी आ जाएगी 15 किलोमीटर आपके पास में होगी। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है उसका कॉन्सेप्ट यहां पर लगा है, 15 आपके पास में यहां पर होगा। ठीक है, 15 किलोमीटर आपके पास यहां पर हो जाता है। ठीक है, सो इस सेशन में इतना ही। कुछ कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करे, सवालों के कुछ नए टाइप आपके सामने इंट्रोड्यूस हुए। मैं चाहता हूं कि आज इस पर आप टाइम दें, इन क्वेश्चंस को दोबारा देखें, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, और इसके अलावा बार बार मैं कहता हूं प्रैक्टिस वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये अपने जो PYQs अवेलेबल हैं इनसे आपको करना है। इसमें टॉपिक वाइज डाल रखा है मैंने। ठीक है, और अगर आपकी डिमांड है कि सर टॉपिक वाइज हमको तो अलग से दे दो, कुछ फिक्स क्वेश्चन दे दो कि हाँ इतने निकाल लें, तो वो चीज भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। सून हो जाएगा, ये जल्दी हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, रही बात टेस्ट की, तो टेस्ट का मैं आपको बता चुका हूँ। टेस्ट आपको कब मिलेंगे, एग्जाम से पहले। ठीक है, तो जो स्टूडेंट हमारे पास एनरोल हो रखे हैं उन सबको टेस्ट मिलने वाले हैं और उनके एग्जाम से पहले ये अवेलेबल आपको हो जाएंगे। ठीक है, जनरली आपके सिलेबस होने के बाद में, लेकिन अगर एग्जाम जल्दी आते हैं तो एग्जाम से सफिशिएंट टाइम पहले आपको टेस्ट मिल जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। सो दैट्स इट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।